तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये विद्युत के बाद का चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत आसान है। इस चैप्टर में सवाल केवल 2 ही फार्मूले के बनेंगे। ठीक है, और वो बहुत आसान है। अब बाकी थ्योरी इस चैप्टर का आसान है, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आवेश के बारे में। जैसे देखिए अगर कोई आवेश है, ठीक है, और आवेश कैसा है? स्थिर। अगर आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा? ध्यान रखिएगा, अगर कोई आवेश स्थिर है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और अगर आवेश गतिमान है, क्या है? एम जीरो का मतलब होता है उसका वेग क्या होगा? नियतांक। तो अगर कोई आवेश जो है गतिमान है और उसका त्वरण 0 है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल में प्रश्न बनते हैं, आया भी था टेस्ट में कि स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है। भाई स्थिर विद्युत का मतलब होता है कि आवेश स्थिर रहेगा। स्थिर विद्युत का मतलब क्या है? आवेश स्थिर रहेगा। ये आया था, अधिकांश बच्चे गलत किए थे। ठीक है, फिर गतिमान त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब यह है कि समय के साथ उसका वेग बढ़ेगा। जैसे आप बाइक चलाते हैं, शुरू में धीरे फिर तेज हो जाता है, तो वैसा ही त्वरित गति का मतलब उसका वेग समय के साथ बढ़ेगा। तो ऐसा होता है। तो ई मतलब विद्युत क्षेत्र, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन। तो अगर त्वरित आवेश गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा का उत्सर्जन तीनों एक साथ करेगा। तीनों बातें याद हो गई? तो ये आ गया। अब चैप्टर का जो नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका क्या मतलब है? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, इसे ही विद्युत धारा का आ सकता है 2 नंबर में लिखने के लिए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के एक चुंबकीय क्षेत्र, जिसे विद्युत धारा का, ये तो लगभग 90% बच्चे लिख लेंगे, लेकिन 10% बच्चे नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपको? देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे मेन है, तो आप लिखेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या लिखेंगे? गैल्वेनो जो मीटर है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर। कौन? ट्रांसफार्मर, ये भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये इनके जो है एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करते हैं। परिनालिका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, तो गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर और परिनालिका और विद्युत चुंबक, ये बातें समझ में आ गई। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को हम परिभाषा बता दिए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1800, और इन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय सुई रखा जाता है तो चुंबकीय सुई की दिशा परिवर्तित हो जाती। जैसे देखो इन्होंने क्या किया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ये हो गया कोई क्या तार, वायर, इसमें बह रहा है करंट क्या, आई, इसके पास रख दिया गया चुंबकीय कंपास। जब रखा गया तो चुंबकीय कंपास की दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो यही बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 में किया, और उन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय सुई रखा जाता है तो चुंबकीय सुई की दिशा और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई, मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मान लो ये गति ऐसे किया, अब करंट बदलेगा तो गति भी क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे घूमा, अब मान लो करंट ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। समझ में आया ना, तो दिशा बदल जाता है। ठीक है,
तो उनको मालूम चल गया, जब उन्होंने धारा की दिशा बदला और ये भी बदल गया तो समझ गए कि किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, कोई समस्या, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आप लिख देते हैं तो जो ओरेस्टेड थे उनका प्रयोग भी हो जाता है। हालांकि प्रश्न टफ है, बट आपको आना चाहिए। यहां से यही पूछता है कि धारा की दिशा बदलेंगे चुंबकीय की दिशा क्या हो जाएगी, एक ये पूछेगा आपसे। अब बहुत पूछेगा तो वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए बस। ठीक, आगे देखते हैं। अब चुंबक का इतिहास, चुंबक का इतिहास क्या है? चुंबक सब देखे होंगे, देखे नहीं देखे हैं? तो चुंबक का इतिहास क्या है ये आपको जानना है। ठीक है, अब चुंबक का इतिहास क्या है? बहुत समय पहले, प्राचीन समय में, ठीक है, एशिया के माइनर पर, ठीक है, एशिया के माइनर पर जो है काले रंग का, एशिया के माइनर पर काले रंग का एक पत्थर प्राप्त हुआ जिसका नाम उस स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट रखा गया। मतलब उस स्थान का नाम था मैग्नेशिया। अब मैग्नेशिया से क्या नाम हो गया? मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट जो है वो बन गया मैग्नेट, तो मैग्नेटाइट रखा गया जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। ये याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। Fe3O4 जो है इसका रासायनिक नाम होता है। इसका केमिकल नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम क्या हो गया? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्नेट, और जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? चुंबक। ध्यान देना, स्थान के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा? सूत्र क्या होता है? Fe3O4। रासायनिक नाम क्या है? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और हिंदी रूपांतरण क्या है? सारा कहानी खत्म। अब बात करें चुंबक के प्रकार की। चुंबक दो प्रकार का होगा, एक आप बनाइए, एक अपने आप मिल जाए। तो बनाइए का मतलब मानव निर्मित, अपने आप मिल जाए मतलब प्राकृतिक। तो देखो चुंबक के प्रकार, चुंबक को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक है और एक क्या है? तो एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कोई समस्या? चुंबक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब प्राकृतिक चुंबक की एक कमी क्या है? ये अनियमित आकार का होता है। क्या होता है भाई? आपको अपने आप मिल गया जमीन के नीचे, पहाड़ के नीचे, तो आपके इच्छा अनुसार तो मिलेगा नहीं, आपको किसी भी आकार का मिल सकता है। जैसे पत्थर, पहाड़ पे जाइए तो पत्थर गोल, लंबा, टेढ़ा, चाहे जैसा मिल सकता है। तो ये किसी भी आकार का हो सकता है, अनियमित आकार का होता है। ठीक है ना, यही इसकी कमी है। कैसा होता है? अनियमित आकार का। एक और खास बात है, इसका चुंबकत्व क्या होता है? चुंबकत्व कम का मतलब जो आपको प्राकृतिक मिलेगा उतनी तेजी से लोहे को नहीं खींच पाएगा, जो आप देखे वो खींच लेता है। स्पीकर के पीछे गोल गोल लगा होता है, सिक्का कितना तेज खींचता है, उतना तेज आप नहीं खींच पाते हैं। सिक्का भी तेज खींचता है, तो वो क्या है? वो कृत्रिम चुंबक है, उसको हम लोग बनाए हैं। अगर वही चुंबक आपको कहां मिल जाए? प्रकृति से मिल जाए, पहाड़ वहाड़ में कहीं मिल जाए, पत्थर उत्थर में मिल जाए, मिट्टी के नीचे, तो उसका चुंबकत्व क्या रहेगा? चुंबकत्व कम का मतलब यह है कि वो बहुत तेजी से सिक्का को नहीं खींचेगा। हो सकता है उसको ऐसे लटकाएं तो सिक्का गिर भी सकता है, लेकिन ये स्पीकर वाला सिक्का गिरने नहीं देता, जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हो सकता है 2-4 महीने चुंबक रहे, अब कुछ दिन बाद वो लोहा बन जाएगा, उसमें चुंबक रहबे नहीं करेगा, सिक्का चिपकाओगे चिपक भी नहीं करेगा। ऐसा आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे मैट देखते हैं जो नया होगा, ठीक है, उसकी पावर ज्यादा होती है, बहुत तेजी सिक्का खींच लेता है। ठीक है, कभी कभी सिक्का को करने के लिए हम लोग किनारे ले आके तब निकालते हैं, बीच से आप निकाल नहीं सकते उसको ना, तो वो पावरफुल है। ठीक है, बहुत चुंबक तो ऐसे हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि उसमें अगर आपकी उंगली आ जाए, उंगली दब जाएगा आपका। कहां मिलेगा पता है? बर्तन की दुकान चले जाओ, बर्तन की दुकान चले जाओ, उनके जो चुंबक होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। अगर छोटे बच्चों के हाथ आ गए ना, हाथ दब जाएगा। एकदम दुकान पे गए तो किसी काम में थे, कुछ लाना था, अब ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ स्कूल का ही काम था, तो गए तो जल्दीबाजी में ले आना था, तो उसमें क्या हुआ कि उनका बच्चा खेल रहा था उसी से, तो तुरंत मना किया, अरे हटा लो, उसका हाथ और दब जाएगा। तो देखिए तो बहुत पावरफुल था, मतलब आपको भी निकालने के लिए एकदम बल सीधे लगाना पड़ेगा तब जाकर निकलेगा वो, समझ रहे हैं? तो बहुत पावरफुल होता है वो। क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि बर्तन को खरीदना होता है। अब पता चला इनको आप फर्जी बर्तन दे दिए तो अनुमान लगा लेंगे तो लोहा स्टील तो नहीं है, इसलिए उनको यूज करते हैं।
ठीक है ना। अगर लोहा स्टील का थोड़ा सा भी मात्रा होगा ना, थोड़ा सा 10% वो चिपक लेगा। लोहा स्टील अगर 10% भी हो तो क्या करेगा, वो चिपक जाएगा। तो जान जाएंगे लोहा स्टील है तो इतना पैसा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं चिपका तो मान जाएंगे कि इसमें लोहा स्टील नहीं है, तो उसकी कीमत हाई होगी। चलो, तो समझ में आ गया। अब ध्यान दो, तो प्राकृतिक चुंबक जो है नियमित चुंबक मतलब नियमित आकृति का होता है। अनियमित आकृति का मतलब इसका कोई शेप फिक्स। और चुंबक तो क्या होता है, खत्म क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है। अरे कृत्रिम है, आप अपने मन से बनाएंगे। कपड़ा सिलवाते हैं अपने मन से, यहां एकदम टाइट करवा लेंगे, यहां ढीला करवा लेंगे अपने मन से, कॉलर शार्ट करवा लेते हैं अपने मन से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो कृत्रिम होगा नियमित, नियमित मतलब रेगुलर, अपने मन से आप बनवा सकते हैं। चुंबकत्व तो क्या होता है, अधिक होगा। ठीक है ना। अब नियमित मतलब कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई का मतलब होता है उसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक रहेगा। मान लीजिए ये लोहे का हम बना दिए चुंबक, क्या बना दिए, अगर इसमें चुंबकत्व तो रह जाए 5-10 साल के लिए तो कहेंगे अस्थाई हो गया। और अभी चुंबक बनाए और 2 घंटे बाद फिर से लोहा बन गया तो क्या कहेंगे, अस्थाई। तो चुंबकत्व का गुण अगर लंबे समय तक रहेगा तो अस्थाई चुंबक, और चुंबकत्व का गुण अगर अल्प समय तक रहेगा तो याद कर लो अस्थाई चुंबक किसका बनता है, स्टील का। अस्थाई कई बार पूछ चुका है, शायद सेट 1 में था, सेट 1 में ये प्रश्न था साइंस का जो हम करा चुके हैं। ठीक है ना। तो स्टील में जो है सर्वाधिक होता है, और स्टील में अस्थाई और नर्म लोहे में अस्थाई, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि चुंबक, चुंबक कहते किसे हैं। तो चुंबक कहते किसे हैं, ध्यान दो। तो ऐसा पदार्थ जो लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का चुंबक कहलाता। चुंबक 2 प्रकार के अभी पढ़े हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो ऐसा पदार्थ जो लोहा तथा लोहा से बने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और चुंबक 2 प्रकार का, प्राकृतिक और प्राकृतिक चुंबक। ऐसा चुंबक जो हमें प्रकृति के द्वारा सीधे प्राप्त, उसे क्या कहेंगे, कौन नहीं बता लेगा भाई, प्राकृतिक चुंबक। ऐसा चुंबक जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे। अब प्राकृतिक चुंबक किस आकार का होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण, प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम फेरिसोफेरिक। बहुत बढ़िया। अगला है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का कोई दूसरा नाम बताइए, मानव निर्मित। तीसरा नाम बताइए, संश्लेषित। मानव निर्मित चुंबक या संश्लेषित चुंबक। ठीक है ना। मानव निर्मित को ह्यूमन मेड या मैन मेड बोल सकते हैं, से और संश्लेषित को सिंथेटिक बोलेंगे, और कृत्रिम को आर्टिफिशियल बोलेंगे। चलो, कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई बनाया होगा। तो देखो परिभाषा क्या होगा इसका, ऐसा चुंबक जो मानवों द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक किस आकार का होगा, भाई हम बना रहे हैं तो नियमित आकार का ही तो बनाएंगे। ठीक है, अथवा इच्छा अनुसार आकृति का, और इसमें चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व के आधार की अवधि के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अस्थाई और, बताने की आवश्यकता, लंबे समय तक तो अस्थाई, कम समय तक तो। एक चीज और याद कर लो, ठीक है, अगर अस्थाई है, ठीक है, तो इसके बीएच वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, कम। अगर अस्थाई है तो बीएच वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये संकरा होगा। क्या होगा, संकरा माने पतला, संकरा माने नुकीला या पतला ना, नहीं कहते काफी संकरा रास्ता है, कभी जाओ कहते बड़ी काफी संकरा रास्ता है, वो भीड़ लगे। संकरा माने नुकीला या पतला, ठीक है, तो संकरा होता है। अस्थाई में याद रखना कि इनके बीएच वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी बीएच वक्र क्या होता था देख लो, देखो यही है, ये बीएच वक्र है, क्या है, बीएच वक्र। इसी प्रकार से वो मिलेगा आपको पत्ते की आकृति का। ठीक है, तो बीएच कर्व अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो हम कह देंगे अस्थाई, और क्षेत्रफल कम है तो अस्थाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला हेडिंग क्या है जी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। अब देखो चुंबकत्व की डेफिनेशन क्या होगी, तो चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर, चुंबक के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर चुंबकत्व का गुण शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु।
समझ में आ गया? लोहा, चुंबक लोहा तथा लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर, इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के जिस बिंदु पर चुंबकत्व का गुण शून्य है उसे, जैसे कोई चुंबक है उसके बीच वाले बिंदु पर उदासीन होगा, यानी कि चुंबक के बीच वाले बिंदु पर कोई लोहा रखोगे नहीं चिपकेगा वो। कोई अगर ऐसा दंड आकार आकृति का चुंबक मिल जाए उसके बीच में रखना, वो नहीं चिपकेगा, या चिपकेगा भी तो बहुत न के बराबर, माइन्यूट। तो समझ जाना कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु यानी उदासीन बिंदु है। ठीक, चलो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? देखो, अवशिष्ट का मतलब बचा खोजा। अवशिष्ट का मतलब, जैसे आप किसी लोहे के ऊपर तार लपेट दीजिए, क्या लपेट दीजिए, तो वो लोहा चुंबक बन जाएगा। किसी लोहे के ऊपर तार लपेट दीजिए और उसको बैटरी से जोड़ दीजिए, उसके पास सिक्का ले जाएंगे तो हल्का हल्का चिपकने लगेगा, तो क्या बन जाएगा, चुंबक। और बड़ी बैटरी कर देंगे तो ज्यादा तेजी से खींचेगा। अगर बैटरी हटा लेंगे तो फिर भी उसमें थोड़ा बहुत चुंबक का गुण बचा रह जाएगा, बस जो बचा रह जाएगा उसे क्या कहेंगे। अब सुनो, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रारंभ में चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व शून्य होता है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे पदार्थ का चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम करने पर पदार्थ का चुंबकत्व कम होने लगता। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण कुछ शेष रह जाता, जिसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब यह है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका चुंबकत्व। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी उसमें चुंबकत्व का कुछ गुण, इसे ही क्या कहते हैं, साफ साफ लिखा है, हो जाएगा। और वही परिभाषा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, वही है। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह एरिया या वह क्षेत्र जिसके भीतर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हम कर सकें उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। याद हो जाएगा। जैसे हम एक चुंबक लिए हैं और अगर वो चुंबक आपके सिक्के को खींच लिया तो आप क्या कहेंगे कि हम, आपका सिक्का हमारे चुंबक के क्षेत्र में था। समझ में आया? और नहीं खींच पाया तो समझ में आ गया। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव क्या कहलाएगा, और चुंबकीय बल का अनुभव कर पाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आता है। चुंबकीय बल रेखा और इसके गुण 24 में एक दो बार आ चुका है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होती हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब इनके गुण की बात करें, ठीक है ना। तो गुण की बात करें, देख लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं, समाप्त होती है। देखो, उत्तरी से निकल रही हैं और दक्षिणी पर समाप्त हो रही हैं। अगला, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से, देखो भीतर, भाई अगर बाहर ऐसे गया तो भीतर तो दक्षिण से उत्तर आएगा, तो वही बात कहा जा रहा है कि चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन चुंबक के भीतर पहुंचेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर। समझ में? वही बात। तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब क्योंकि यदि प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की, जो कि संभव, भाई इसका मतलब क्या समझिए। जैसे मान लीजिए कि दो बल रेखाएं हैं, जैसे देखिए एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, दो हो गए, ठीक है। अब इस पे स्पर्श रेखा इधर आएगा और इस पे स्पर्श रेखा
तो एक ही बिंदु पर दो बल की दिशाएं संभव, इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है अक्सर 1 नंबर में कि क्या कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित, तो आप लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र या बल की दिशा को, और यदि प्रतिच्छेदित करेंगे तो एक ही बिंदु पर क्षेत्र और बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। फिर चौथा नंबर क्या है कि चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र सघन, जिससे वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखाएं विरल हो जाती हैं, जिससे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ध्रुवों पर क्या होगा, सघन। अब खुद देख लीजिए, यहां से बल रेखाएं निकल रही हैं, आप ही बताइए कि यहाँ पे पास पास नहीं है, और यहाँ क्या हो गए, दूर दूर। यहाँ पास पास नहीं है, इधर क्या हो गए, दूर। तो चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है, सघन माने, और ध्रुव से दूर जाने पर, इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कहां होगा, पास में, और दुर्बल कहां होगा। अरे सब देखे हैं, चुंबक को सिक्के के पास लाओ तेजी से खींच लेगा, दूर रखो धीरे हिलता है सिक्का, ऐसे करो तो हिलता है वो। तो यही बात तो है कि पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा और दूर चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत। ऐसे छड़ी लेके आपके पास खड़े हो जाएं तो मजाल है आप गलती कर दें, जानते हैं कि सघन है यहीं लगेंगे लाठी लाठी देने, और दूर है तो जानते हैं कि वहां से आते आते हो सकता है कहीं जाने दो। पावनी समझ में आया। चलो, सबसे ज्यादा वही लड़की पढ़ रही है। चलो अगला है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी तथा, अब देखो जैसे मान लो ये कोई दंड चुंबक हो गया, इसको बांध के लटका दें, क्या करें, तो रुकेगा ना। तो जो सिरा दक्षिण में रुकेगा उसे दक्षिणी ध्रुव, और जो उत्तर में रुकेगा वो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे रुक गया तो, नहीं नहीं, वो पूरा पश्चिम ही रुकेगा, मतलब पूरा पश्चिम कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा उत्तर दक्षिण ही रुकेगा। समझ में आया। तो देखो परिभाषा, जब किसी चुंबक को किसी धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटकाया जाता है तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही, चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसे उत्तरीय ध्रुव या उत्तर खोजी ध्रुव कहते हैं, तथा चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण खोजी, उत्तरी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को सबको पता है। उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ का पहला अक्षर यन होता है कि यस होता है, यन होता है। आयुष, नॉर्थ की स्पेलिंग क्या होगी, देखो कितना तेज एनर्जी बोल रहा है, NORTH। तुम बताओ जैसी साउथ की स्पेलिंग क्या होगी, बहुत तेज हैं आप लोग भाई, कौन पढ़ाता है अंग्रेजी, चलो इधर हम पढ़ाते हैं। चले, तो समझ में आ गया। तो जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाया जाए तो उसका जो सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा उसे उत्तरी ध्रुव, तथा जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरेगा उसे उत्तरी ध्रुव या उत्तर खोजी। उत्तर खोजी क्यों बोले, उत्तर खोज दिया वो। तभी तो जो जहाज, समुद्र वाले जहाज वाले थे वो एक घड़ी पहनते थे, उसमें सुई लगी होती थी, चुंबकीय सुई, वो हमेशा क्या बताया, उत्तर दक्षिण। तो भाई हमको उत्तर दक्षिण मालूम चल गया तो अनुमान लगा लिए कि अगर हमारा दाहिना हाथ होगा दक्षिण में और अगर हमारा बायां हाथ होगा उत्तर में, तो समझ जाएंगे जो फेस है पूरब में होगा, तो चावल से मालूम हो जाएगा। ये भी वैसे करता है, गांव में जाता है तो भूल जाता है घर किधर है, संध्या तक गांव वाले पहुंचा देते हैं, गांव वाले पहचानते रहते हैं इसको ना। चलो चलो, कोना कोना जाता, चलो गांव के कोने कोने में जाता है ये। चले, पहला आइसक्रीम तो नहीं बेचते हो, कोने कोने में जाते हो। चले, चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, तथा मध्य में न्यूनतम माने 0। हाँ कम होता है बट यहाँ 0 होगा। किसी भी चुंबक के में अकेले ध्रुव का अस्तित्व, अब कोई कहा देख हम चुंबक ले आए कि उत्तरी ध्रुव है, लग रहा पीटने उसको,
अगर कोई चुंबक है तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों होगा, अकेला संभव। चुंबक चाहे इतना बड़ा हो चाहे एक ही उत्तरी और एक ही दो का कोई सवाल। तो चुंबक चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा, एक उत्तरी ध्रुव और एक, मान लो इतना बड़ा चुंबक ले आए, आप लोग चिबिल्ले तो ही हैं, तोड़ दिए बीच से, तो आप सोचेंगे कि हर एक में दो दो होगा, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा है, अब तोड़ दिए तो दो टुकड़े बने ना, तो दोनों में नॉर्थ साउथ बनेगा हर एक टुकड़े में। ऐसा नहीं तोड़ दिए तो नॉर्थ तुम ले लो साउथ हम ले लें, ऐसा नहीं है। अगला यही है कि चुंबक के छोटे छोटे खंड में अथवा बड़े बड़े खंड में एक ही उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होता, मतलब चुंबक चाहे बड़ा हो चाहे एक ही होगा, दो की पॉसिबिलिटी। अगला है आकर्षण तथा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। चलो, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो जब समान प्रकार के ध्रुवों को परस्पर पास लाया जाता है तो उनके मध्य एक बल काम करता है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। समान का मतलब आप लोग घर पे चुंबक देखे होंगे, कभी कभी ले आते हैं दूर भागता है और इसे पलटते हैं चिपक जाता है। तो अगर दूर भाग रहा है समझ जाइए, या तो ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, या तो ये भी साउथ या तो दोनों एक जैसे हैं तो दूर दूर भागेंगे, पलट दिए तो अलग अलग हो गए तो चिपक जाएंगे। सब देखे हैं वही बात। तो जब समान प्रकार के ध्रुवों को परस्पर पास लाया जाता है तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे कोई समस्या। और जब असमान प्रकार के ध्रुवों को परस्पर पास लाया जाता है तो उनके बीच, जिसे क्या कहते हैं? कोई समस्या। अब देखो अगला हेडिंग, चुंबकीय बल रेखाओं को खींचना। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती कहां से हैं? नॉर्थ से। समाप्त कहां पे होती हैं? तो कौन बताया, कैसे मालूम चला? हम बता दिए। हमें कैसे मालूम चला? किताब से। किताब वालों कौन बता दिया? वैज्ञानिक बताए होंगे। चले अब देखो खींचते कैसे हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं कि लोहे के छोटे छोटे बारीक चूर्ण ले लो, ले लेंगे सब लोग, और एक ले लो व्हाइट पेपर बड़ा सा ना, एक रख दो चुंबक, क्या दोस्त पे, मान लो कि ये ले लो तुम कोई ऐसे कॉपी, इसके ऊपर रख दो चुंबक, और लोहे का जो पाउडर है पूरा फैला दो। फैला दोगे? कोई समस्या? हो गया। अब देखो इसको क्या करो, कागज को धीरे धीरे से हिलाओ। जब धीरे धीरे हिलाओगे ना तो जितने लोहे के कण हैं वो इसी प्रकार क्या होंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे, इसी प्रकार अपने आप हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा थोड़ा से हिलाना है धीरे धीरे। मेज पे तो मेज पे हिलाओ धीरे धीरे, एकदम ऐसे पलट दो कि फिर पूरा नाली में चला जाए। तो ये इसी प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। तो देखो इस विधि में एक पेपर शीट पर समान रूप से लोहे के बारीक पिसे हुए कण को फैला देते हैं। अब पेपर शीट को धीरे धीरे हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे के चूर्ण कण के रूप में, हाँ, और ये किसको प्रभावित करते हैं? बल रेखाओं को। एक तरीका और है, ये ट्रिपिकल है, चुंबकीय कंपास का प्रयोग करके एक सफेद कागज की शीट लेते हैं और पिन की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर कर देते हैं। अब चुंबक को इस प्रकार रखते हैं कि चुंबक का उत्तरी एवं भौगोलिक की तरफ हो, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस करना, ये थोड़ा टफ होगा। ये क्या होगा? टफ। तो पहला मेथड आप आसानी से कर सकते हैं, दूसरे के लिए एक बार जब आपको बताएंगे तभी पॉसिबल। तो पेपर में आता है चुंबकीय बल रेखाओं को खींचना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग जो है खत्म करते हैं, और अगला टॉपिक चुंबकीय प्रेरण होगा, और अगले टॉपिक में जहां तक आंकड़ा है कि चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।